बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसमें हम टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ चुके हैं, इफ़ भी पढ़ चुके हैं और नेस्टेड इफ़ भी पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे कुछ मज़ीद चीज़ें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, हस्ब साबिक आपकी रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि मुझे इल्म हो सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप पिछली वीडियोस को देख रहे हैं। तो आज का सवाल ये है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट जो है बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का नाम है पाकिस्तान और उसके अंदर हमने एक की डिफ़ाइन की हुई है और की का नाम है लाहौर। अब अगर पाकिस्तान का नाम ऑब्जेक्ट है, की का नाम लाहौर है, तो लाहौर के अंदर जो डाटा हमने सेव किया हुआ है उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो एक सिंगल लाइन की क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के अंदर से की लाहौर का डाटा हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो इसका आंसर आपने रिप्लाई करके बताना है मुझे कमेंट्स में। और याद रखिए, जब भी मुझे रिप्लाई करें तो साथ अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बताएं ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप हमारे साथ जावास्क्रिप्ट किस जगह से सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। उसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ा, इफ़ का इस्तेमाल करना भी सीखा और अगर स्टेटमेंट्स और कंडीशन एक से ज़्यादा हों तो फिर हम नेस्टेड इफ़ करने का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको भी सीखा। बाज़ औक़ात बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ रिजल्ट्स कंपाइल करने होते हैं। तो उसके लिए पता है आपको कि नेस्टेड इफ़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है वो आपका काम वही करती है जो आपका नेस्टेड इफ करती है। यानी बहुत सारी एक्सप्रेशंस में से या बहुत सारी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के मैच होने पर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी एक स्टेटमेंट रन करती है। तो इसमें लिखा हुआ है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट चेक्स एक्सप्रेशंस, फाइंड मैच यूजिंग केस एंड रन कोड अंटिल स्टॉप यूजिंग ब्रेक। यानी स्विच स्टेटमेंट जो है किसी एक एक्सप्रेशन को पहले एवेल्युएट करती है, उसके बाद फिर मैच फाउंड करती है यूजिंग केस CASE और उसके बाद उस वक्त तक चलती रहती है जब तक कि उसको ब्रेक के साथ हम खुद स्टॉप नहीं करते। तो बिल्कुल इसको परेशान ना हो, आप समझ जाएंगे जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो उसको पहले देख लें इसका सिंटैक्स यानी काम करने का तरीका। स्विच के साथ एक्सप्रेशन लगाएंगे यानी वो कंडीशन लगाएंगे जिसको हम एवेल्युएट करना चाहते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो केस एक्सप्रेशन 1 यानी उसकी अगर कोई वैल्यू यहाँ पर इसके मुताबिक होती है तो स्टेटमेंट रन होगी, वरना 2 के मुताबिक होती है तो 2 के मुताबिक होगी, 3 के मुताबिक होती है तो इस तरह आप चाहे 10, 12, 15 जितनी मर्जी आप केस स्टेटमेंट्स इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर पे होता है डिफ़ॉल्ट। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऊपर से जो आ रही हैं अगर वो दुरुस्त नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। और याद रखिएगा ये चलती रहती है सीक्वेंस में जब तक कि हम इसको ब्रेक के साथ स्टॉप नहीं करवा देते। अब इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम सीधा कोड एडिटर विंडो के अंदर और इसको करके देखते हैं। अब यहाँ स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिखते हैं लेट num1 यानी नंबर 1 और इसके में अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 10। उसके अलावा लेट num2 और इसके अंदर मैं एंटर कर देता हूँ 5। कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। और इनका रिज़ल्ट लेने के लिए हम लेते हैं लेट रिज़ल्ट और इसमें भी 0 हम डाल देते हैं। और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम इसको या जमा करें या तफरीक करें या ज़रब दें या तकसीम करें, लेकिन यूज़र से पूछें कि करना क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं लेट और ऑपरेटर। ये एक वेरिएबल है ऑपरेटर, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ऑपरेटर इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में लिखता हूँ एंटर ऑपरेटर और यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। अब हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसके अंदर हम कोई भी जो भी एंटर करेंगे ऑपरेटर वो हमारा ऑपरेटर के अंदर
चला जाएगा। अगर इसको चाहें तो आप देख भी सकते हैं, मैं आपकी सहूलत के लिए एक दफ़ा बता भी देता हूँ आपको। यहाँ मैं करता हूँ console.log और ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ ऑपरेटर और यहाँ पर सेमीकोलन। ये सिर्फ आपको पता लग जाएगा जो आप ऑपरेटर एंटर कर रहे हैं वो ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। रिजल्ट देख लेते हैं सेव करके। ये देखें, जो ही आपने चलाया तो आगे एक विंडो आ गई, यानी एक बॉक्स आ गया, या इसे पॉपअप भी कहते हैं, और इसमें लिखा हुआ है एंटर ऑपरेटर। अगर आप इसमें प्लस एंटर करके ओके कर देते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर प्लस आ गया है। अगर इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, कंट्रोल R से रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर इसमें मैं ये स्लैश डालता हूँ तो देखिए स्क्रीन पर स्लैश आ गया। इसका मतलब है जो भी हम ऑपरेटर डाल रहे हैं वो ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, उसको हम दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम एंट्री कर रहे हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए वो जाके स्टोर हो रही है ऑपरेटर के नाम से जो वेरिएबल है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम ऑपरेटर एंटर करें उसके मुताबिक या तो ये दोनों नंबर जमा हों या माइनस हों या डिवाइड हों या मल्टीप्लाई हों। हम जो ऑपरेटर एंटर करें उसके मुताबिक इन दोनों पर काम हो। अब इसको तो मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। अब इस जगह पर हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच और यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा वो ऑपरेटर या वो वेरिएबल या वो एक्सप्रेशन जिसको हमने चेक करना है। तो मैं लिखता हूँ ऑपरेटर। ऑपरेटर एक वेरिएबल है और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर हम सारा काम करेंगे। इसके अंदर ब्रैकेट्स हैं। अब या तो उसके अंदर प्लस हो सकता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं केस, सिर्फ यहाँ डबल कोट्स में लिखेंगे प्लस और आगे हमने कॉलन डालना। कॉलन से मतलब होता है कि इसके अंदर ये चीज़ आ गई, अब करना क्या है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। हम चाहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 आपस में प्लस हो जाए। ठीक है जी। अब अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर आगे लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ इसको रोकेंगे नहीं तो नेक्स्ट हम जो कैलकुलेशंस करेंगे वो सारी करता जाएगा। लिहाजा इसको साथ ही रोकने के लिए कि यानी कि कैलकुलेशन करे और उसके बाद ब्रेक हो जाए, यानी रिजल्ट कैलकुलेट करे और इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए अगर प्लस हो। अब दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि माइनस हो सकती है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल-C और यहाँ कर लेते हैं कंट्रोल-V और यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं केस माइनस, यानी अगर उसके दरमियान माइनस हो जाए तो इन दोनों को भी माइनस कर दे ऐसे। ठीक है, यानी प्लस हो तो दोनों को जमा कर दे, माइनस हो तो दोनों को माइनस कर दे। तीसरा क्या हो सकता है, इसी को पेस्ट करते हैं। केस को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ये टेक्निक होती है सही तरह से लिखने की। और अच्छा, इसमें अब तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, डिवाइड। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी लाइनें आगे पीछे हो जाती है तो कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ कि किसी भी जगह राइट क्लिक करें और यहाँ जो मेन्यू आएगा उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। जो ही मैं क्लिक करूँगा देखिए कि सारी लाइनें बिल्कुल अपनी एक अलाइनमेंट में आ जाएंगी। ये देखें बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आ जाती है, इसलिए कभी भी परेशान होने की इस हवाले से ज़रूरत आपको नहीं है। तो नेक्स्ट फिर मैं पेस्ट करता हूँ जी अगली चीज़ को। तो यहाँ केस, ये थोड़ा सा पीछे मैं इसलिए कर रहा हूँ तो आके समझ आ जाए। और चौथा आ जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और दोनों को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ। तो ये देखें, फर्स्ट था प्लस तो दोनों प्लस हो रहे हैं, सेकंड था माइनस तो दोनों माइनस हो रहे हैं, थर्ड था डिवाइड तो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, और फिर साथ साथ ब्रेक भी कर रहे हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के सूत्र में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर इसके अलावा कुछ एंटर होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट का कॉलन डाल के यहाँ कुछ लिख देते हैं। हम लिखा देते हैं अलर्ट और ब्रैकेट्स में लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड ऑपरेटर, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, और आखिर पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर जब ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर ब्रेक करके आएगा, तो आपके पास रिज़ल्ट कैलकुलेट हो चुका होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप यूँ लिखवा सकते हैं console.log ब्रैकेट्स के अंदर num1 यानी वेरिएबल 1 कॉमा, और जो भी आपके दरमियान ऑपरेटर हो तो उसका वेरिएबल जो है ऑपरेटर है, ऑपरेटर कॉमा num2 कॉमा, और डबल कोटेशन साइन में हम इक्वल साइन डालते हैं ताकि वो इक्वल नज़र आ जाए, और रिज़ल्ट, और यहाँ पर सेमीकोलन, यानी नंबर 1 ऑपरेटर, नंबर 2 और इक्वल साइन के बाद रिज़ल्ट नज़र आ जाए जो भी आप एंटर करें। सेव करके इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। अब ये देखें जी, एक आपसे पूछ रहा है पॉपअप के अंदर कि एंटर ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के अंदर अगर हम प्लस एंटर कर देते हैं और ओके करते हैं तो देखें 10 जमा 5 इज इक्वल टू 15। कंट्रोल R से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं इसकी जगह माइनस अगर लिख कर एंटर प्रेस कर देता हूँ तो 10 माइनस 5 रिज़ल्ट 5। कंट्रोल R करके रिफ़्रेश करते हैं। अगर इसकी जगह मैं डिवाइड लिख देता हूँ तो 5 डिवाइड 5 यानी 10
डिवाइड 5, तो रिज़ल्ट आया 2। कंट्रोल R, अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जी मल्टीप्लाई। ओके, अब जो भी आप डालेंगे उसके मुताबिक आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 50। लेकिन अगर मैं कुछ और डाल देता हूँ, कंट्रोल R, ये देखिएगा मैं कुछ और डालने लगा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर ये निशान डाल देता हूँ कुछ भी, तो वो कह रहा है इनवैलिड इनपुट। ओके, लेकिन यहाँ पर वो रिज़ल्ट भी दे रहा है, रिज़ल्ट 0 आ गया। ये 0 तो नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये इनवैलिड इनपुट थी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जब हम कुछ और एंटर करें तो रिज़ल्ट ना आए। उसके लिए क्या करेंगे, ये देखें जी, ऊपर हमने रिज़ल्ट के अंदर डाला था 0। जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो 0 नहीं रहता बल्कि कुछ और बन जाता है। तो लिहाजा अगर कुछ और बन जाएगा तो रिज़ल्ट दिखाए। अगर हमको वैलिड इनपुट नहीं करते तो रिज़ल्ट फिर 0 ही रहेगा, यानी रिज़ल्ट का वेरिएबल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिएगा, हम यहाँ लिखें इफ़, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रिज़ल्ट, रिज़ल्ट वेरिएबल है, नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 के बराबर नहीं होगा तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, अदरवाइज़ ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। कंट्रोल S करते हैं, रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं मैं एक दफ़ा माइनस एंटर करता हूँ, तो देखें रिज़ल्ट आ रहा है। कंट्रोल R करके मल्टीप्लाई एंटर करता हूँ तो रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं कुछ और एंटर करूँगा, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं ये वाला निशान एंटर कर देता हूँ जो कि वैलिड नहीं है, तो उसने कहा है इनवैलिड इनपुट, और जब हम ओके करेंगे तो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये लाइन इसलिए रन नहीं हुई कि रिज़ल्ट वाले वेरिएबल के अंदर 0 था, और हमने यहाँ एक कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ रिज़ल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये लाइन तब आए जब वो 0 के बराबर नहीं है। तो लिहाजा अगर वो 0 के बराबर होगा तो ये वाली लाइन जो आखिरी है ये नहीं चलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। अगरचे हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते, जब भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हों यानी मल्टीपल कंडीशंस हों तो फिर हम नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा सूटेबल होती है। तो अक्सर हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि स्विच स्टेटमेंट आपके कोर्स में थी और जावास्क्रिप्ट में मौजूद है तो मैंने सोचा कि आपको सिखा देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और चीज़ें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।